तो अब रेड्डी साहब का एक तरीके से नहले पे दहले वाली बात है। अगर तमिल अस्मिता का प्रश्न खड़ा होगा तो फिर तेलुगु अस्मिता का भी सवाल यहाँ पे खड़ा होगा और वो राजनीति कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को डिफेंसिव करती है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरएसएस का दबाव बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है और ये संदेश उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट तौर पे दिया है। मतलब ये संघ ने चुने हैं, मोदी की नहीं चली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पाई अभी तक। वो भी संघ की सहमति से होगा और नरेंद्र मोदी अगर बुलडोज करने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगी नहीं। क्या दक्षिण की राजनीति हिला सकती है दिल्ली की कुर्सी? क्योंकि इस बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें बाजी सिर्फ उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की नहीं, उसमें दक्षिण की अस्मिता की भी बात हो रही है। इंडिया गठबंधन ने अब उतारे हैं बी सुदर्शन रेड्डी को, क्योंकि इससे पहले एनडीए ने उतारे थे तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को। जो तमिलनाडु से आते हैं उसके जवाब में इंडिया ने उतार दिए बी सुदर्शन रेड्डी, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या जो चंद्रबाबू नायडू हैं और जो तेलुगु अस्मिता की बात होने लगी वो किसका साथ देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी सवाल उठा दिए और समर्थन की बात कह दी। उन्होंने तेलुगु सम्मान की, जनता के सम्मान की बात उठा दी और कहा कि ये तेलुगु सम्मान की जनता की बात है। अगर जो पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 1991 के बाद कोई दूसरा ये मौका है तेलुगु के पास जो वो अपने उम्मीदवार को, अपने शख्स को, अपने व्यक्ति को ऐसे बड़े पद पर पहुंचा सकता है। क्योंकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे और क्योंकि वो जब चुनाव लड़े थे रेवंत रेड्डी ने कहा तो वो उनको एनटीआर ने भी समर्थन किया था। उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा था। वो कहना है कि इसी प्रकार से राजनीतिक दिमाग लगाया जाए और बी सुदर्शन रेड्डी को जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, ओवैसी और केसीआर भी समर्थन करें। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या इंडिया ने मास्टर प्लान के तहत एक रणनीति अपनाई और मोदी की कुर्सी हिलाने की कोशिश की है। सवाल तो कई हैं और क्या चंद्रबाबू नायडू इस बार इतिहास को दोहराएंगे? क्योंकि इतिहास में ये रहा है कि जब भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव रहा है तो पार्टी लाइन से अलग होकर नेताओं ने वोट किया। चाहे जैल सिंह की बात रही हो, जो उसके बाद प्रतिभा सिंह पाटिल की बात रही हो, अब्दुल कलाम की बात रही हो, इतिहास में ऐसा रहा है। तो क्या चंद्रबाबू नायडू इतिहास को दोहराने जा रहे हैं या वो कुछ और करने जा रहे हैं? मोदी के साथ रहेंगे? क्या वो इतिहास को तोड़ देंगे या मोदी के दिल को तोड़ देंगे? सवाल कई हैं, सवालों के जवाब देंगे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। वो बताएंगे कि असली खबर इसमें कहां से निकल रही है और असली खेल क्या होने वाला है। क्या चंद्रबाबू नायडू पाला बदलेंगे, नहीं बदलेंगे? जो भी खेल होगा वो हमको अभी समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर। वो अपनी पैनी नजर से इस बार असली खेल को समझाएंगे। आशुतोष सर। हाँ बिल्कुल अंकुर, मुझे लगता है कि पहले जिस तरीके से सीपी राधाकृष्णन को लाया गया उसके बाद ये एक अटकल लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएमके जो है वो इंडिया गठबंधन को छोड़कर वो राधाकृष्णन के पास चला जाएगा, क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हो, तमिलनाडु की अस्मिता का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। हाँ, उसके बगैर जब इंडिया गठबंधन ने जब अपना कैंडिडेट नियुक्त किया बी रेड्डी साहब को, तो अब रेड्डी साहब का एक तरीके से नहले पे दहले वाली बात है कि अगर ठीक है, अगर डीएमके को आप उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या आप इस तरीके से कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने भी एक तरीके से तुरुप का एक पत्ता चलाया और हमने भी नहले पे दहला माना है कि फिर टीडीपी के लिए भी दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि टीडीपी फिर कहाँ जाएगा, क्योंकि टीडीपी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहा है। तो अब अगर तमिल अस्मिता का प्रश्न खड़ा होगा तो फिर तेलुगु अस्मिता का भी सवाल यहाँ पे खड़ा होगा और मुझे नहीं लगता है कि अब रेड्डी साहब के नाम आने के बाद से किसी तरीके की कोई दिक्कत पैदा होने वाली है। ना तो इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत पैदा होगी और ना ही जो है वो इंडिया गठबंधन किसी तरीके की दिक्कत पैदा होने वाली। लेकिन महत्वपूर्ण वो इसलिए है, देखिए कुछ लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। उनको लगता है कि अगर आप तमिल अस्मिता को खड़ा कर देंगे या फिर तेलुगु अस्मिता को खड़ा कर देंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी। स्थितियां बदल सकती थी, लेकिन भारत की राजनीति में पिछले कई सालों में और पिछले 10-12 सालों में एक जबरदस्त बदलाव आया है। वो ये कि लड़ाई अब विचारधारा के स्तर पर हो गई है। या अब अगर मान लीजिए कि डीएमके के नेता अगर राधाकृष्णन साहब को अगर सपोर्ट करते हैं तमिल अस्मिता के नाम पे, तो फिर ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, और अगर हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं तो एक तरीके से तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने रास्ते को राधाकृष्णन के बहाने उस रास्ते को आगे बढ़ाने में और उसको थोड़ा सा चौड़ा करने में मदद मिलने वाली है।
क्योंकि एक बार अगर आपने उनको सपोर्ट कर दिया तो जितनी बार राधा कृष्णन वहां जाएंगे, अगर वो जितनी बार वो डीएमके के खिलाफ बोलेंगे या जितनी बार स्टालिन के खिलाफ सवाल करेंगे या फिर सनातन का मुद्दा खड़ा करेंगे या फिर हिंदुत्व का मसला खड़ा करेंगे, तो फिर डीएमके उनको कैसे चैलेंज करेगी या डीएमके कैसे उनका विरोध करेगी? तब तो लोग यही कहेंगे कि आपने ही तो उन कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद फिर डीएमके के लिए अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना मुश्किल हो पाएगा और अपने लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को समझाना भी मुश्किल हो पाएगा। इसलिए मुझे कभी भी नहीं लगता था कि दरअसल तमिल अस्मिता के नाम पे डीएमके उनको छोड़कर इधर चली जाए। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर डीएमके ने कुछ नहीं बोले कि कनिमोरी का जो बयान आया है वो बिल्कुल साफ इंडिकेट करता है कि वो फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ रहने वाले। उसी की तरीके से अगर आपको याद होगा तो बहुत पहले जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त भी तमिल बिड्डा का प्रश्न खड़ा हो गया था और तब एनटी रामाराव ने उनके नाम का समर्थन भी किया था। एनटी रामाराव तब विपक्ष में थे और कांग्रेस से बहुत तगड़ी उनकी लड़ाई उस वक्त चला करती थी। लेकिन वो वक्त था जब राजनीति इस तरीके से विचारधाराओं में नहीं बटी हुई थी, अलग अलग खेमे नहीं बटे हुए थे, एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता नहीं थी और किसी एक कैंडिडेट के नाम पे सर्वानुमति बनाने की कोशिश की जाती थी। तो सर्वानुमति अगर नहीं भी बनती थी तो भी बिटरनेस नहीं होती थी। उस संदर्भ में अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई तेलुगु अस्मिता का प्रश्न खड़ा होगा और टीडीपी इस बारे में सोचेगी, क्योंकि उनके राज्य से अब रेड्डी साहब का नाम आ रहा है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो मोर और लेस स्थिति वही होने वाली है। ना तो तेलुगु देशम अपनी जगह से हिलने वाला है और ना ही डीएमके अपनी जगह से हिलने वाले हैं। यानी दो दो मास्टर स्ट्रोक, जो आजकल मास्टर स्ट्रोक शब्द का इस्तेमाल काफी होता है, तो दो दो मास्टर स्ट्रोक एक तरीके से आप कहेंगे कि वो कोई स्ट्रोक नहीं बचे हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। उस लिहाज से अच्छी बात क्या है कि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो अच्छे हैं। अब इसमें अगर हम एक चीज पे बात करें तो वो ज्यादा गंभीर बात है जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, वो ये कि राधा कृष्णन का नाम क्यों आया। राधा कृष्णन का नाम क्यों आया, इसके पीछे दरअसल एक पूरी की पूरी राजनीति है और वो राजनीति कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को डिफेंसिव करती है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरएसएस का दबाव बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है और आरएसएस ने एक तरीके से बीजेपी को यह संदेश भी दिया, सरकार को भी संदेश दिया है कि ये जो बाहर के लोगों को आप लेकर आते हैं और उनको संवैधानिक पदों पर आप बिठा देते हैं तो उसका हश्र आपने देख लिया। आपने सतपाल मलिक को गवर्नर बनाया, सतपाल मलिक ने कितनी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बीजेपी की बेइज्जती की। उन्होंने हर दिन बयान देते थे, हर दिन खबर बनती थी, सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यूज चलते थे, तो उससे नुकसान हुआ। उसके बाद आप धनखड़ को लेके आए। धनखड़ भी एक तरीके का अपॉर्चुनिस्ट थे, हालांकि वो पूरी तरीके से कठपुतली बनने के लिए तैयार थे, कठपुतली तरीके से काम भी कर रहे थे। तो उनका भी हश्र ये देखने पड़ा कि अंत में बीच मझधार में अपना कार्यकाल के बीच में ही उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा और कहाँ है आज की तारीख में किसी को मालूम नहीं। तो संघ ने अब ये पूरी तरीके से इंश्योर कर दिया है कि जो संघ के प्रति जिम्मेदार है, जो संघ की विचारधारा में पला पोसा और बढ़ा हुआ है, हम उनको ही संवैधानिक पदों पर बैठाएंगे। और ये संदेश उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट तौर पे दिया है। आप ऐसे लोगों को मत बैठाइए जो कठपुतली। हो सकता है कि राधाकृष्णन राज्यसभा के अंदर जब वो चेयरमैन बने, क्योंकि उनकी जीतने की उम्मीद इस वक्त की जा रही है, तो उनका कंडक्ट धनखड़ के कंडक्ट से पूरी तरीके से अलग हो सकता है और वो नरेंद्र मोदी या सरकार के कम से कम रबर स्टैंप तो नहीं होंगे, ऐसा अभी फिलहाल दिखाई पड़ता है। मतलब ये संघ ने चुने हैं, मोदी की नहीं चली है। अब मोदी की जो संघ अब चाहेगा, बीच में तो ये होने लगा ना कि जो मोदी चाहेंगे वो संघ चाहेगा, अब जो संघ चाहेगा वापस से वही शुरू हो गया। देखिए ये सबक है। सबक इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो बहुत बड़ी संख्या में, अमित शाह ने बहुत बड़ी संख्या में बाहर के लोगों को लाके खड़ा कर दिया, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस के अनुशासन को नहीं समझते हैं। ये बात हमें इसलिए समझनी पड़ती है क्योंकि देखिए जो आरएसएस है उसमें कभी डिवीजन नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी डिवीजन नहीं हुआ। इसका यह मतलब नहीं था कि वहां पे असंतोष नहीं था या वहां के लोगों के अंदर गुस्सा नहीं था या वो अपनी लीडरशिप से नाराज नहीं थे, सब कुछ था। लेकिन चूंकि उनके अनुशासन का आदमी जब आता है तो वो उस अनुशासन को अच्छी तरीके से समझता है, वो अपना विरोध भी दर्ज कराता है, लेकिन वो तार को इतना नहीं खींचता कि तार टूट जाए। और ये बीजेपी के लिए भी उचित है, संघ परिवार के लिए भी उचित है कि संविधान के वरिष्ठ पदों पर वही लोग बैठे जो हिंदुत्व की विचारधारा में पूरी तरीके से यकीन करते हैं, ना कि कोई इम्पोस्टर आ जाए, ना कि कोई जबरदस्ती कोई आदमी नकाब लगा के पहुंच जाए, मुखौटा लगा के पहुंच जाए और अपने आप को कहने लगे कि मैं तो आरएसएस का हूं और मैं तो एकलव्य हूं, जैसा कि धनखड़ साहब कहते थे मैं तो आरएसएस का एकलव्य हूं। तो वो एक झूठी कहानी है, वो अवसरवादिता की कहानी है।
इसलिए, और जब आप राधाकृष्णन को देखते हैं तो पूरी तरीके से तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहां बिल्कुल बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, संघ परिवार का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पे हिंदुत्व की कोई बहुत ज्यादा चलती नहीं है, वहां मजबूती के साथ वो बीजेपी के को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, 2 बार के सांसद भी बने थे, और फिर उनको गवर्नर बनाया गया। तो एक आदमी जो 40-50 साल से संघ में लगा हुआ है, कमिटेड है, आप उसको इग्नोर करके किसी बाहर के आदमी को लेके आएंगे तो फिर उसका खमियाजा उसी तरीके से होगा जैसा कि सतपाल मलिक के साथ हुआ या जैसा कि धनखड़ जी के साथ हुआ। यानी जो मैं कह रहा था कि संघ ने तो ये कह दिया कि आपने तो बहुत पारी लिया है, अब आपका नहीं चलेगा, अब हम जो कहेंगे वही होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बात उसी दिशा में जा रही है, और इसीलिए देखिए पार्टी अध्यक्ष का पद भी, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पार्टी का अध्यक्ष अपनी मनमर्जी का नहीं चुन पाए हैं। ऐसा क्यों है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर भी है, और अपने आप में बहुत ज्यादा इस पर विमर्श भी होना चाहिए, बहस भी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मीडिया की स्थिति इतनी खराब है कि वो इन सब चीजों पर बहस नहीं करती, इन सब चीजों, क्योंकि जब वो करेंगे तो सरकार के खिलाफ जाएगी, वो बात जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जाएगी, वो बात अमित शाह के ऊपर एक टीका टिप्पणी के तौर पर लिया जाएगा, तो इस पर बहस नहीं होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, जो अपने बल पे चुनाव जिताते हैं, और उनको वो अपने मन का पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे? क्यों नहीं चुन पा रहे? इसलिए नहीं चुन पा रहे हैं क्योंकि संघ या आरएसएस उनके दिए गए कैंडिडेट से सहमत नहीं है, और संघ को लगता है कि ये जो बहुत कमजोर लोगों को आप पदों में बैठा देते हैं, तो उसकी वजह से संगठन का नुकसान होता है, विचारधारा का नुकसान होता है, और जो आपके कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं वो निराश होते हैं। जब आप किसी कमजोर आदमी को आगे बढ़ाते हैं तो उसके पीछे जो बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं वो डिमोरलाइज होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पाई अभी तक। तो अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राधाकृष्णन का जिस तरीके से चयन हुआ है, और वो खांटी संघ परिवार से आए हैं, संघ की विचारधारा से पूरी तरीके से सहमत है, अगला जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वो भी उसी तरीके का होगा, वो भी संघ की सहमति से होगा, और नरेंद्र मोदी अगर बुलडोज करने की कोशिश करेंगे तो वो चलेगी नहीं। तो अब नरेंद्र मोदी चूंकि वैसे भी कमजोर पड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर जबरदस्त है, विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है उनके ऊपर, जो वोट चोरी के उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और संघ परिवार भी दबाव डाल रहा है, तो टाइमिंग ऐसी हो गई है जहां नरेंद्र मोदी अपनी इच्छा से अपना मनमर्जी का उपराष्ट्रपति नहीं चुन सकते, और अगर उन्हीं पर उनको मोहर लगानी पड़ेगी जो आरएसएस जिसके नाम को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल, मैं इस शुरुआत में मैं इस चर्चा को कहीं और ले जाना चाह रहा था, और आपने ऐसा जवाब दिया कि चर्चा अब कहीं और चली गई है। इसलिए लगभग समय तो हो चुका, लेकिन सवाल ये भी उठा जा रहा है कि अगर नायडू इधर नहीं आए, इंडिया को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया सुदर्शन रेड्डी जी को, तो फिर उनके भविष्य की राजनीति को नुकसान होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये कैंडिडेट्स वोट देना नहीं देना उपराष्ट्रपति में, उससे कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला है। और अभी तो आंध्र प्रदेश के अंदर चुनाव तो बहुत दिन को बाद है, 2029 में चुनाव होगा, तब तक तो लोग इस मुद्दे को भूल भी जाएंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए अगले 3 महीने वहां चुनाव होने वाले होते, तब तो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाती। देखिए, हमने तो, इन्होंने तेलुगु का अपमान कर दिया, ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या अपने लालच में या अपने आप को बचाए रखने के लिए उन्होंने तेलुगु अस्मिता का अपमान किया, तेलुगु जो कैंडिडेट थे उनके साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन ये बातें तो 2 महीने के बाद भूल जाएंगे, जिस दिन चुनाव हो जाएगा उस दिन लोग भूल जाएंगे इस बारे में। तो न तमिल अस्मिता बचेगी, ना फिर तेलुगु अस्मिता उस वक्त वहां पे सामने आएगी। तो अगर अगले 2-3 महीनों में चुनाव होता तो जरूर ये अपने आप में बड़ा मुद्दा उनके सामने होता, उनके सामने धर्म संकट भी होता कि वो सपोर्ट करे सपोर्ट ना करे। लेकिन चुनाव तो बहुत दिन बाद है, इसलिए उनके लिए इतना उस पर कोई बहुत ज्यादा फायदा नुकसान है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस कर रहे हैं कि देखिए इंडिया गठबंधन की तरफ से मास्टर स्ट्रोक आ गया है, और अब तो तेलुगु देशम फंस गई है, और तेलुगु देशम समर्थन वापस भी ले सकती है, और नरेंद्र मोदी को दिक्कत पैदा हो जाएगी। वो सब झूठी बातें हैं, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए किसी को। बिल्कुल, तो आशुतोष जी ने सारी अफवाहों को यहीं पे ब्रेक लगा दिया है, विराम लगा दिया है, क्योंकि ऐसी बहुत वीडियोस बनाई जा रही हैं और बड़े बड़े पत्रकार बना रहे हैं, इसलिए वो सवाल भी उठाए गए, तो वो अब सब अफवाहें हैं, उनको साइड कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात आशुतोष जी ने अभी कही है वो ये है कि जो मुझे समझ में आई, हो सकता है वो सुधार भी सकते हैं, कि बीजेपी में अब जैसी मोदी की चलती थी, अब संघ ने साफ साफ उनको किनारे करने की कोशिश की है, और अब वो ही अध्यक्ष होगा जो संघ चाहेगा, और संघ की मर्जी से ही उपराष्ट्रपति का चुनाव और जो उम्मीदवार है वो तय करे गए हैं। कुल मिलाकर अब वो, हमारी तरफ कहा जाता है कि 2 दिन भूल जाओ रघुराई, जब 4 आना में कथा पढ़ाई, अब 4 आना में कथा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब कुछ अलग पैसा लगेगा। अब देखते हैं कि संघ क्या मोदी जी के आगे कदमों को देखता है, किधर किसको किनारे करता है, वो सब वक्त बताएगा, और वक्त की
पर हमारी नजर लगातार बरकरार रहेगी और हम आपको खबरें ऐसी लाते रहेंगे। और आशुतोष की पैनी नजर जो अफवाहें उड़ती होंगी, खबरें चलती होंगी, उसको क्लैरिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.